वीर भगत सिंह जैसा आदमी पैदा लिया था। वो जमाने की अंगड़ाई लेते हुए भारत माँ के लिए मुस्कुराते हुए फांसी के फंदों को चूमने गया। फांसी के फंदों को चूमने जिस समय जाने वाला था उस समय उसकी माँ आ गई थी। माँ को इस मिजाज में मन में था कि कहीं मेरे बेटे की आंखें में आंसू ना आ जाए। बेटा के मन में एक भावना आई कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है, कहीं बेटा के वियोग में माँ कहीं रो न बैठे। अब देखें हैं कि अल्पमत की सरकार चंद्रशेखर जी ने बनाया था कांग्रेस के समर्थन पर, और उस समय ये देश धू धू के जल रहा था। उस समय उल्फा संगठन आसाम में कत्लेआम कर रहा था। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर आत्मदाह किए जा रहे थे। मंडल आयोग पर लोग आत्मदाह कर रहे थे। खालिस्तान, जहाँ का उद्धम सिंह जैसा आदमी इंग्लैंड में जाके बम मार दिया था, उस वहाँ के लोग, पंजाब के लोग खालिस्तान का मांग कर रहे थे। वैसी परिस्थिति में बिगड़ैल घोड़ा पर चढ़ने का काम किया था चंद्रशेखर जी ने, और देश को अपने काबू में करने का काम किया था। अमन, चैन, प्यार, इखलास, मोहब्बत की जिंदगी गुजर करने का मौका दिया था। तो चंद्रशेखर जी जिस तरह से संभाले थे, देश बिगड़ते हुए देश को जिस तरह से बचाने का हिम्मत बटोरा था, हमारे यहाँ भी होता। हमारी आज 90 के अभी तक में कुछ लोगों की मुट्ठी में ये सूबा चल रहा है। उन लोगों का मिजाज क्या है, जब ज्यों ही वो सभी परिवारवाद में फंस जाएंगे, मुल्कवाद से हट जाएंगे, सूबा के बाद से हट जाएंगे और परिवारवाद में आएंगे, तो देश के बारे में सोचना मुश्किल सा हो जाएगा। हिंदुस्तान कुर्बानी देने वाला देश है, इससे टकराने की हिम्मत नहीं करो, और सारे बेड़ा को वापस लेके चला जाता है और ये मुल्क गुलाम नहीं हो पाता है, फिर मुस्कुराते हुए चलता है। ऐसी परिस्थिति में पुनः परिस्थिति आने वाली है परिवर्तन का दौर। परिवर्तन का दौर ये है जो माँ से वो समझ रहा है कि जो लुटेरा है, लूटने वाला आदमी कभी हमको रोटी नहीं दे सकता है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, बिहार के उस दौर के राजनेता हैं जहां से बिहार में एक नई पौध की शुरुआत हुई और बिहार के मौजूदा राजनीति में इनका नाम काफी सलीके और मजबूती से लिया जाता है। नाम है विज्ञान स्वरूप सिंह जी। चंद्रशेखर जी के काफी करीबी रहे। बाद के दौर में बिहार में समाजवादी आंदोलन में भी पूरी प्रखरता के साथ इन्होंने अपनी पूरी जीवन को खपा दिया। वर्तमान में वीआईपी पार्टी के स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और बिहार के मौजूदा राजनीति पर काफी बढ़िया जानकारी रखते हैं। हमारे साथ हैं तो इनसे कई अहम मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। अब आपका कोई सवाल हो तो हमसे पूछा जाए। आपने हमको उस लायक समझा है, इसके लिए पहले आपको बधाई है। सवाल यह है कि आपने उस समाजवादी दौर को देखा है जब चंद्रशेखर जी ने पूरे देश का पदयात्रा कर दिया, उसमें आप लोग सहकर्मी रहे, आपने समाजवादी आंदोलन को बढ़ते देखा। क्या लगता है कि उस दौर और वर्तमान दौर में कितना अंतर आ गया है? वक्त का हालात बदलता रहता है। आज की परिस्थिति कुछ और है। जिनके बारे में आप चंद्रशेखर जी के बारे में कहते हैं वो बातें अजब थी। आप देखें हैं कि अल्पमत की सरकार चंद्रशेखर जी ने बनाया था कांग्रेस के समर्थन पर, और उस समय ये देश धू धू के जल रहा था। उस समय उल्फा संगठन आसाम में कत्लेआम कर रहा था। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर आत्मदाह किए जा रहे थे। मंडल आयोग पर लोग आत्मदाह कर रहे थे। खालिस्तान, जहाँ का उद्धम सिंह जैसा आदमी इंग्लैंड में जाके बम मार दिया था, उस वहाँ के लोग, पंजाब के लोग खालिस्तान का मांग कर रहे थे। वैसी परिस्थिति में बिगड़ैल घोड़ा पर चढ़ने का काम किया था चंद्रशेखर जी ने, और देश को अपने काबू में करने का काम किया था। अमन, चैन, प्यार, इखलास, मोहब्बत की जिंदगी गुजर करने का मौका दिया था। वो एक अलग दौर था। आज का एक अलग दौर है। आज का दौर में आपने हमको बड़ा आसानी से कहा स्वर्ण प्रकोष्ठ के आप हैं। हम तो लज्जित हैं। लज्जित इसलिए नहीं, लज्जित इसलिए हैं कि जिस समय भारत माँ रोती थी, बिलखती थी, हम जैसे आप जैसे लाल की लापरवाही देखकर, और ऐसे परिस्थिति में होठों पे मोछों की पम ही लिए वीर भगत सिंह जैसा आदमी पैदा लिया था। वो जमाने की अंगड़ाई लेते हुए भारत माँ के लिए मुस्कुराते हुए फांसी के फंदों को चूमने गया। फांसी के फंदों को चूमने जिस समय जाने वाला था उस समय उसकी माँ आ गई थी। माँ को इस मिजाज में मन में था कि कहीं मेरे बेटे की आंखें में आंसू ना आ जाए। बेटा के मन में एक भावना आई कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है, कहीं बेटा के वियोग में माँ कहीं रो न बैठे। हमारे यहाँ अलग अलग क्षमताएँ थी, अलग अलग लोगों में क्षमताएँ थी। उस समय पंजाब और हरियाणा का आज भी कल भी एक गवर्नर होता है। आज भी एक गवर्नर होता है जो दोनों स्टेट को देखता है चंडीगढ़ में बैठ के,
और हमारे यहाँ तो सब अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए, अपने सवाल, बड़ा अहम सवाल इन्होंने बिहार के विकास को लेकर उठा दिया है कि जिन हाथों में रोजगार चाहिए, जिन हाथों में कलम चाहिए, आज निराशा के बादल हैं। आप लोगों ने जिस समाजवादी पाठशाला, चंद्रशेखर जी की जो पाठशाला थी, अभी जो बिहार की सत्ता पर विगत 30 वर्षों से आसीन लोग हैं, उसी पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। फिर कैसे बिहार में बदलाव नहीं हुआ? चूंकि आपने एक लंबा दौर देखा राजनीति का, फिर यह भटकाव कैसे हो गया? मंसूबा का अभाव है। जिस पाठशाला के हम विद्यार्थी हैं, उस मंसूबा का अभाव हो गया है, घोर अभाव हो गया है। यदि मंसूबा वो रहता तो चंद्रशेखर जी जिस तरह से संभाले थे, देश बिगड़ते हुए देश को जिस तरह से बचाने का हिम्मत बटोरा था, हमारे यहाँ भी होता। हमारी आज 90 के बाद, 90 के अभी तक में कुछ लोगों की मुट्ठी में ये सूबा चल रहा है। उन लोगों का मिजाज क्या है, जब ज्यों ही वो सभी परिवारवाद में फंस जाएंगे, मुल्कवाद से हट जाएंगे, सूबा के बाद से हट जाएंगे और परिवारवाद में आएंगे, तो देश के बारे में सोचना मुश्किल सा हो जाएगा। इन लोगों को, जो हमारे पाठशाला के लोग थे, जब भोरसी आश्रम चलता था, पूर्णिया का आश्रम चलता था, बलिया का देवस्थली चलता था, सब लोगों को ये दिमाग में था कि चंद्रशेखर जी का पूरा परिवार उसमें सदस्य होगा, उस ट्रस्ट का मेंबर उनका बेटा होगा। जब वो चले गए तब ये बात खुली कि आखिर है इसमें कौन। देखा जाता है तो न तो पूर्णिया का, न तो पूना का, न तो देवस्थली का, न तो जेपी नगर का, कहीं भी चंद्रशेखर के परिवार का एक भी सदस्य नहीं है। आज लड़ाइयाँ होती, हमारा बेटा मुख्यमंत्री होगा, हमारा बेटा एमपी होगा, हमारा बेटा एमएलए होगा। पहले वर्कर बेटा होता था। आप जानते हैं जिस जमाने की आप बात करते हैं, 800 एकड़ जमीन रखने वाला आदमी राजनारायण जी गरीबों में दान करके 8 एकड़ जमीन अपने लिए बचा पाते हैं। एक वो भी जमाना था। आज ये जमाना है कि जहां भी जो लोग हैं, चाहे जुर्मी जो भी हो, जुर्मी सब में है। आज वो कमजोर नब्ज को पकड़ने का काम करते हैं। आज उनको पकड़ा जाता है, दौलत कहाँ से लाए हो, इतने दौलत कहाँ से लाए हो। राजनारायण जी के पास कोई खजाना नहीं। जो वर्तमान दौर है, देखिए जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, आप लोगों ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है समाज के लिए, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी राजनीति में आ रही है, उसे पद, पावर और प्रतिष्ठा जल्दीबाजी में चाहिए। और बहुत सारे अब ऑप्शन हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं जहां पर धनकुबेरों को सीधे एंट्री दे दी जाती है। कितना मन दुखी होता है। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता ओझल हो चला है, निगाहों से हट चुका है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को पहले सम्मान मिलता था, मुट्ठी भर अनाज मिलता था, गांव में स्नेह, प्यार, 1 लाख मोहब्बत मिलता था। आज वो नहीं। आज जो मुखिया किसी भी दल के हैं, वो देखते हैं जो आ रहे हैं उनके गले में कितना बड़ा सिकरी है। वो देख रहे हैं कि आखिर जो गाड़ी से जो आ रहा है, वो गाड़ी का वजूद क्या है। ऐसी परिस्थिति में जब भी इस तरह से आंका जाएगा तो सामाजिक कार्यकर्ता ओझल हो जाएंगे। और जब तक सामाजिक कार्यकर्ता को ओझल किया जाएगा, तब तक इस सूबा को बनाया नहीं जा सकता है। इस देश को बनाने के लिए जो सरजमीन पर काम करता है, जो सरजमीन पर चलता है, जो इस मुल्क को बचाता है, जो किसान है, जो किसान दुनिया का हर कोई हर चीज़ से समझौता करता है। पेट से दुनिया का कोई भी आदमी समझौता नहीं करता है, और उस पेट को पालने का काम किसान करता है। आज किसान आलू उपजाया है, आत्महत्या करने पर लगा हुआ है, 4.5 रुपये केजी आलू बिक रहा है। बताइए उसका फसल क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में किसान, शिक्षा और हेल्थ, इस तीनों को सुधारना पड़ेगा। और जब सुधारना पड़ेगा तो नौजवान आगे बढ़ेंगे। नौजवान हाथों में काम मिलना चाहिए, हर हाथों को काम। हर खेत को जब पानी की शुरुआत हो जाएगी तो फिर बदलाव होगा। जब तक वो उस पूंजीवाद से हटेंगे नहीं, पूंजीवाद पर जब तक आश्रित रहेंगे, तो मुल्क की स्थिति को सुधारने की बात नहीं हो सकती। आखिरी सवाल, दौर देखा, नेता देखे, सत्ता देखी, सियासत देखी, भाषणों को सुन लिया, अब क्या लगता है कि बड़ा बदलाव देश में, प्रदेश में संभव है? हर समय आता है बदलाव। आप याद कीजिए, 40 लगातार हुकूमत थी कांग्रेस पार्टी की, जो 40 वर्षों तक था। एक झटका आया, नौजवान अंगराई लिया, जेपी के नेतृत्व में काम किया, 74 का आंदोलन, श्रीमती गांधी को हटा के रख दिया। याद कीजिए, पुनः वो आई, लेकिन फिर 89 से याद कीजिए, परिवर्तन होते रहता है। फिर जिसमें भी पानी का ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो अब ये ओवरफ्लो की स्थिति है।
अब जो स्थिति है, फिर अच्छे लोगों की तलाश शुरू हो गई है। अब अच्छे लोगों की तलाश होगी और अच्छे लोगों के पास पैसा का खजाना नहीं रहेगा, अच्छे लोगों के पास विचार अच्छा रहेगा। तो मित्रों याद रखिए, जिसके हाथ में लकवा मारे हुए है और उसके यदि हाथ में आप हथियार डाल दीजिएगा तो आपकी गुलामी अवश्य है। लेकिन जिसके हाथों में ताकत है, जिनके बाजुओं में ताकत है, सोच अच्छा है, उनके हाथों में यदि हथियार धरा दीजिएगा तो आपको गुलामी की ओर कोई धकेल नहीं सकता है। तो आज के परिवेश में नौजवानों को निश्चित तौर पर काम मिलना चाहिए, नौजवानों को आगे बढ़ने का रास्ता मिलना चाहिए। आप याद कीजिए, नौजवान कैसा, उसका सोच क्या होता है। नौजवानों का सोच होता है, इस मुल्क में हमीद जैसा आदमी पैदा लिया, हमीद जैसा पैदा लिया। जब इस मुल्क पर चढ़ाई हुई, सब किंग कर्तव्य बेमूड हो गए थे। वो सोच रहा था इस मुल्क को हम गुलाम बना के इस पर राज करेंगे, चाय पियेंगे यहाँ, खाना खाएंगे वहाँ। हमीद जैसे आदमी को मिजाज में, इसी बिहार का रहने वाला हमीद के दिल में ये बात आती है कि हम उसके चिमनी में कूद जाएंगे, अपने देह में बम लगा के, देह में बम बांध के उस चिमनी में कूद जाता है और वो जहाज चकनाचूर हो जाता है। 3 बेरा को जब ऐसा करता है, समझ जाता है हिंदुस्तान कुर्बानी देने वाला देश है, हिंदुस्तान कुर्बानी देने वाला देश है, इसे टकराने की हिम्मत नहीं करो, और सारे बेरा को वापस लेके चला जाता है और ये मुल्क गुलाम नहीं हो पाता है। फिर मुस्कुराते हुए चलता है। ऐसी परिस्थिति में पुनः परिस्थिति आने वाली है परिवर्तन का दौर। परिवर्तन का दौर ये है जो माँ से वो समझ रहा है कि जो लुटेरा है, लूटने वाला आदमी कभी हमको रोटी नहीं दे सकता है, लूटने वाला आदमी कभी हमारे लिए हिफाजत की बात नहीं सोचेगा। जो स्वयं शीशे के घर में है, वो दूसरे पर पत्थर चला रहा है, कब तक चलता रहेगा। शीशे के घर को समझने में अब देर नहीं हो रही है। मास के लोग इस बात को समझ रहे हैं और निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और मुल्क जो आप सोचते हैं एक पवित्र स्वच्छ धारा में बदले। यह है विज्ञान स्वरूप सिंह जी, और इनका साफ मानना है कि राजनीति में जिस तरह से परिवारवाद बढ़ा है, राजनीति में सुचिता की कमी आई है, इससे निराश होने की बात नहीं है। जनतंत्र में जनता मालिक है और जब लोग बड़े परिवर्तन के लिए खुद ब खुद आगे आएंगे तो देश और प्रदेश में परिवर्तन भी होगा। ऐसी ही शख्सियतों से इस कार्यक्रम में आपको मिलवाएंगे, ऐसे ही तल्ख सवालों से रूबरू करवाएंगे। दीजिए विदा, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।